हेलो स्टूडेंट्स, पेरोल मास्टर्स में हमने क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर, क्रिएट पेरोल मास्टर, क्रिएट पे हेड्स तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्रिएट सैलरी डिटेल। क्रिएट सैलरी डिटेल में हमें जो है किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल जो है वो बनानी है। जब भी कोई एम्प्लॉयर कौन होगा? ओनर। एक बार किसी भी पे हेड में जो रेट्स गिवन है या जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कर देता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईज़िली हर मंथ जो है उसी कैलकुलेशन, उन्हीं रेट्स के बेस पे हर बार अपने आप से ही जो है वो कैलकुलेशन ईज़िली हो सकती है। ये रेट्स कौन सी होंगी? रेट्स मतलब कि जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेसिक सैलरी है, ठीक है, मान लीजिए बेसिक सैलरी है, अगर मान लो ये डीए है कि ये कितना परसेंट है, मान लीजिए 10% है या फिर 20% है। मान लो ये हमारे पास जो है 20,000 है, तो मान लो ये जो डीए है इसका वो 10% है। तो मैं इस रेट की बात कर रही हूँ कि ये जो रेट्स हैं, पे हेड मतलब जो वो क्रिएट करता है किसी भी एम्प्लॉई के लिए कोई पे हेड, तब वहाँ पे वो बता देगा कि क्या रेट गिवन है, तो हर बार उसी रेट से कैलकुलेट हो जाएगा जो एक बार फिक्स कर दी जाएगी। तो सैलरी डिटेल का मतलब एक एम्प्लॉई की जो है पूरी डिटेल भरना। ऐसे ही आपकी बुक में एक स्लिप टाइप बना हुआ है, उस स्लिप में जो है इसको डिवाइड किया है 3-4 पोर्शंस में। उन तीनों चारों पोर्शंस में जैसे ये बताया हुआ है कि मान लो वो पे हेड का क्या नाम है, कौन से पे हेड में वो रेट्स बता रहा है, ठीक है। मान लो जो पे हेड है और वो किसका है, यहाँ पे एम्प्लॉई का नेम, या मान लो ए एम्प्लॉई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उस एम्प्लॉई का नेम। मान लीजिए कि पहले की मान लो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मान लीजिए यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं विजय, इसकी बेसिक सैलरी मान लेते हैं हम 10,000 है। फिर आ जाता है डीए, डीए मान लीजिए 10% रेट दे रखी है कि 10% 1,000 रुपये वो यहाँ हो गया। इसी तरह इसकी बेसिक सैलरी है मान लीजिए 20,000 है, तो उसके लिए अलग हो जाएगा, इसका 10% लगा लीजिए तो वो 2,000 है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 30,000 है, तो यहाँ पे 3,000 उसका 10% है, या जो भी रेट्स ये गिवन है, तो इनके ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सैलरी जो डिटेल है वो हमारी पे कैलकुलेट हो रही है। क्लियर? तो ये क्या है, ये हमारी सैलरी डिटेल को फिक्स करता है एम्प्लॉय मास्टर्स। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहली बताई थी मैंने इसमें आपको ये बताया था एम्प्लॉय मास्टर, मतलब एम्प्लॉय मास्टर में क्या था, एम्प्लॉय मास्टर का हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला किया था हमने, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर किया था ना, मतलब ग्रुप बनाए थे अलग अलग। लाइक अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर की बात करती हूँ, तो इस एम्प्लॉय मास्टर में मान लीजिए एक एम्प्लॉय है वो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उस मास्टर्स में मैंने वो क्रिएट कर दिया जो हमने सबसे पहले यहाँ पे करना सीखा था, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास पेरोल यूनिट है, तो हमने पेरोल यूनिट भी बनाई थी। पेरोल यूनिट्स में हमने बताया था कि किलो में, जैसे लीटर में, मीटर में, जो भी हम पेरोल की यूनिट्स बनाते हैं वो यहाँ पे। तो अब पता लग गया कि डिटेल्स क्या होंगी, सैलरी डिटेल किस तरह से फिल की जाएगी, कि एक जो सैलरी डिटेल होती है उसमें बेसिक सैलरी, डीए, ठीक है, और एचआरए हो गया उसका, या ईपीएफ हो गया, या ईएसआई हो गया, ठीक है, ये एज़ पर स्लैब, मतलब जो स्लैब में इसकी रेट दी होगी उस रेट पे जो है इसको फिक्स कर दिया जाएगा। ये हर एक एम्प्लॉय की जब सैलरी बनाते हैं तब इस तरह की स्लिप जो है वो तैयार की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास जो था क्रिएट सैलरी डिटेल, इसके दोनों हो गए। अब आता है हमारे पास पेरोल प्रोसेस। पेरोल प्रोसेस में हमें सबसे पहले अटेंडेंस प्रोसेस, मतलब किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस चेक करना, उसकी पेरोल प्रोसेस करना, स्टैट्यूटरी उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये 2-3 हमारे पास रहते हैं। अगर हम पेरोल प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें हम पेरोल
प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तब उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि अटेंडेंस, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्डिंग। आपने देखा भी होगा अपने कॉलेज में भी कि जैसे टीचर आते हैं और वो थंब इम्प्रेशन दे के बायोमेट्रिक पे करते हैं अपनी अटेंडेंस को, तो वो रिकॉर्ड होता है कि कौन किस टाइम पे आया है और किस टाइम तक कॉलेज में रहा है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास होता है कि जो पे रोल वाउचर बनाए जाते हैं, वाउचर्स का मतलब समझते हैं, जैसे एक बिल बनाया जाता है, ठीक है, बिल मतलब सैलरी का बिल, या जो भी कॉलेज के अदर खर्चे हुए हैं या किसी कंपनी में जो अदर खर्चे हुए उनके लिए जो वाउचर क्रिएट किया जाता है, इसकी प्रोसेस में आएगा। या फिर सैलरीज़ की जो पेमेंट की जाती है, उसके बाद है जैसे अगर अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग की जाएगी तो यहाँ पे अटेंडेंस का वाउचर, ठीक है। इसी तरह से अगर पेरोल वाउचर प्रोसेसिंग की जाएगी तो यहाँ पे पेरोल वाउचर, और यहाँ पे अगर सैलरी की पेमेंट की जाएगी तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर। मतलब हर एक के लिए अलग अलग वाउचर जो है वो बनाए जाएंगे। हमें ये बताया ही गया था, यहाँ पे हमने प्रोसेस देखी अभी पेरोल की, इसमें अटेंडेंस वाउचर, अटेंडेंस की प्रोसेस करी कि किस तरह से अटेंडेंस प्रोसेस होती है। आप देखेंगे जो पेरोल हमारी प्रोसेस होती है वो अभी हमने देखा, ठीक है। पेरोल प्रोसेस का भी मैंने बताया आपको कि ये हमारी पेरोल प्रोसेस है, ठीक है, ये पेरोल प्रोसेस है। अटेंडेंस वाउचर का मतलब उसकी अटेंडेंस काउंट करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो हो चुके हैं, एक तो अटेंडेंस हो चुकी है और एक पेरोल प्रोसेस। अब है पेरोल स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स। पेरोल स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में क्या होगा, जो हमारे पास स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, स्टैच्यूटरी का मतलब क्या था, वैधानिक, मतलब कि जो ज़रूरी है। रिपोर्ट मतलब जो हमने वैधानिक रूप से जो हमने यहाँ पे रेट्स बनाई थी, मतलब 10%, 20%, ये या EPF कितना कटा या ESI कितना कटा, तो ये सारा का सारा जो रेट्स हैं इसकी रिपोर्ट जो है वो अपने पास रखना, या फिर उसके जो हायर डिपार्टमेंट है उसको सबमिट कराना, मतलब वो उसकी क्या हो जाएगी, रिपोर्ट तैयार करना। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि अगर हमने पेरोल प्रोसेस की बात की थी तो यहाँ पे अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग रखना, पेरोल वाउचर करना, सैलरी पेमेंट करना, तो ये इन सारे वाउचर के अंडर आ जाता है, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए हमारे पास अटेंडेंस वाउचर हैं, तो अटेंडेंस वाउचर में क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अटेंडेंस वाउचर है, ठीक है। इसमें अटेंडेंस जो भी हमारे वाउचर्स हैं ये यूज़ किया जाता है, यूज़ टू रिकॉर्ड एम्प्लॉय अटेंडेंस डाटा बेस्ड ऑन अटेंडेंस, ठीक है। प्रोडक्शन टाइप अटेंडेंस वाउचर अलो यू टू एंटर अटेंडेंस ओवर टाइम लीव, या जो भी डिटेल है एम्प्लॉय की उसके अटेंडेंस को लेके, उसके मतलब जो वो आ रहा है कंपनी में और जितने दिन वो काम कर रहा है, जितने दिन वो लीव पे रह रहा है, तो वो सारा जो है यहाँ पे उसके वाउचर में जो है अटेंडेंस टाइप टुगेदर इन ए सिंगल वाउचर, मतलब कि सारी चीज़ें जो हैं एक सिंगल वाउचर में रख दी जाती हैं। जैसे मैंने अभी अटेंडेंस का बताया था कि पूरी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसी तरह से जैसे हमने पेरोल वाउचर में बताया, तो पेरोल वाउचर के लिए भी हमने गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फॉर्मेशन, पे हेड, और उसको हमने क्रिएट करना है, क्योंकि अब हमने वाउचर बनाना है ना, तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब लेज़र बनाएंगे हम सैलरी पेबल के लिए, पे हेड है मान लो नॉट एप्लीकेबल, अंडर करंट लाइबिलिटीज़, ये सारा जो है हमको इस तरह से, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द रिसीव्ड पे हेड, ठीक है। जो हम पे हेड क्रिएट करें उसके लिए ये हमारा प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पेरोल वाउचर के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पेरोल वाउचर यानी Ctrl+F4 करना है हमें, प्रेस करना है हमें ऑल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद A की फॉर द पेरोल ऑटो फिल, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो उसमें रेट्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से सैलरी पेमेंट के लिए गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट के लिए F5 एंड प्रेस ऑल्ट करना है हमने, यानी कि इसके साथ में हमने Alt+F5 करना है, एक की को करना है हमें, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे भर जाएगी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये देखिए हमारे पास जो है ये दिया हुआ है ना सैलरी के लिए,
कि किसकी सैलरी बनाई है, ठीक है, किस बैंक से हो जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से डिटेल जो है वो बन के आ जाएगी। अगर हम पेरोल स्टैचुरी रिपोर्ट, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया था, अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहें, स्टैचुरी मतलब मैंने बार बार बोला है जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल बने हुए कि उनको पे करना कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, चाहे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और चाहे वो एम्प्लॉयर का है। तो जैसे ईपीएफ में डालना, ईएसआई में डालना, ठीक है, अगर उसका प्रोफेशनल टैक्स या ग्रेजुटी है उसको करना, या एनपीएस की रिपोर्ट है या इनकम टैक्स रिपोर्ट है, तो ये सारा है, ये आपका पेरोल स्टैचुरी रिपोर्ट है कि इनको लेके जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्लियर है। जैसे हमारे पास ये ईपीएफ का बता रखा है कि मान लीजिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिपोर्ट है, इसमें क्या होगा, कंप्यूटेड रिपोर्ट समरी रिपोर्ट पेरोल स्टैचुरी समरी डिस्प्ले द वेरियस स्टैचुरी पे हेड, मतलब कि जो समरी है, स्टैचुरी समरी है पेरोल की, उसमें क्या डिस्प्ले होता है, उसमें बहुत सारे जो स्टैचुरी पे हेड हैं, हमारे स्टैचुरी पे हेड कौन से हैं, वो ये है ईपीएफ, ईएसआई, ये वाले ये हेड बने हुए हैं। कहते कि इसमें पीएफ, ईएसआई, एनपीएस, पीटी, ये सारी इसकी जो है डिटेल जो है हम उसमें भरते हैं। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास पेबल एंड पेड अमाउंट फॉर गिवन पीरियड, इसमें वो अमाउंट दिया होता है कि जो हमें देना है। द डिटेल व्यू शो द पे हेड वाइज कैलकुलेशन, मतलब कि वो हेड वाइज कैलकुलेट करता है कि कितना जो है परसेंटेज किस हेड को देना है, मतलब पीएफ के लिए कितना, ईएसआई के लिए कितना, एनपीएस के लिए कितना, ये सारा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए क्या आएगा, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैचुरी रिपोर्ट, मतलब स्टैचुरी रिपोर्ट किस तरह की करनी है, पेरोल रिपोर्ट्स करनी है हमने, उसको कंप्यूट करना है, ठीक है, या फिर गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, यहाँ पे स्टैचुरी रिपोर्ट, हमें पेरोल रिपोर्ट्स, देन स्टैचुरी रिपोर्ट्स और उसकी समरी जो अब है तैयार करनी है। क्लियर। जैसे कि उसने बोला कि जो फॉर्म नंबर 5 होता है, ये कुछ फॉर्म नंबर दे रहे, जैसे फॉर्म नंबर 5 है वो भरा जाता है, पीएफ फॉर्म होता है, किसके लिए, ये प्रोविडेंट फंड के लिए फॉर्म होता है। इज़ ए मंथली रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय न्यूली ज्वाइनिंग द प्रोविडेंट फंड स्कीम ड्यूरिंग द गिवन मंथ, मतलब कि अगर इसमें कोई नया एम्प्लॉय ऐड हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना, वो सारा आ जाएगा। मतलब कि गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टैचुरी रिपोर्ट तैयार करनी है, और किसके लिए, वो प्रोविडेंट फंड के लिए करनी है हमने तैयार। क्लियर। ये तो आएगा आपके पास न्यूली ज्वाइनिंग के लिए। अगर आता है पीएफ का, अगर फॉर्म नंबर 10 भरा जाता है तो ये भी मंथली रिपोर्ट के लिए होता है, और उसमें प्रोवाइड कराई जाती है डिटेल एम्प्लॉय हु लेफ्ट द सर्विस, जो सर्विस छोड़ गया है उसके लिए। तो वो सारा जो है सेम प्रोसेस, यहाँ पे फॉर्म नंबर 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ फॉर्म नंबर 5 था, यहाँ पे फॉर्म नंबर जो है वो 10 आ जाएगा। आगे फॉर्म नंबर 12A है, अगर ये भरा जाएगा मंथली रिपोर्ट के लिए, प्रोवाइड कराएगा क्या, डिटेल ऑफ द पीएफ पेमेंट मेड टू द रिस्पेक्टिव पीएफ अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द गिवन मंथ, मतलब कि उस मंथ में जो है जो एम्प्लॉई है उसने पीएफ की जो पेमेंट है वो कितनी करी है अकाउंट में से, तो वो आ जाएगा। तो इसके लिए जो है ये फॉर्म नंबर 12। अगर मंथली स्टेटमेंट के बारे में है तो वो MIS रिपोर्ट के थ्रू वो तैयार किया जाएगा। और अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉय जो काम करने वाला उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसकी मंथली स्टेटमेंट हम यहाँ से देख सकते हैं। ई चालान के लिए, उसको हम ECR बोलते हैं, ई चालान के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली जो चालान निकलता है, तो वो यहाँ पे सारी प्रोसेस सेम, और यहाँ पे ई चालान का आ जाएगा। इसी तरह से जो है हमारे पास फॉर्म नंबर 3A है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो फॉर्म नंबर 3A है, ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारे पास एम्प्लॉयज़ वाइज एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, हर एक एम्प्लॉई की एनुअल रिपोर्ट फॉर द अमाउंट डिडक्टेड कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉई, यानी कि जो कंट्रीब्यूट किए हैं एम्प्लॉई ने अमाउंट उसके लिए, एंड एम्प्लॉयर टूवर्ड्स द, यानी कि वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का जो अमाउंट जो है उसको कंट्रीब्यूट किया है या डिडक्ट किया है, किस में, EPF में, ठीक है, VPF में, EPS में, ये सारा।
उसके बाद है हमारे पास इसमें जैसे फॉर्म नंबर 6 है, तो यही हमने ध्यान क्या रखना है कि कौन सा फॉर्म जो है वो किस पर्पज़ के लिए भरा जा रहा है। बाकी प्रोसेस तो सेम रहेगी, बस यहाँ ये फॉर्म नंबर चेंज होता रहेगा। वही डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली, वही डिस्प्ले, वही पेरोल रिपोर्ट, वही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वही प्रोविडेंट फंड, ये सब भरे प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज होता रहेगा। कहीं पे मतलब अगर एम्प्लॉय छोड़ रहा है तो उस टाइम की डिटेल, कहीं पे एम्प्लॉय नया आ रहा है उस टाइम की डिटेल, कहीं पे करंट एम्प्लॉय की डिटेल। तो ऐसे है कि अगर हमें मंथली जो है वो सर्विस लेनी है। इसी तरह से अगर ई रिटर्न भरा जाता है, ई रिटर्न जो है जैसे टैक्स की फिलिंग की जाती है उसके लिए भरा जाएगा। जैसे गेटवे ऑफ टैली में ये ई रिटर्न भरेंगे तो मंथली फॉर्म नंबर 5 चाहिए, 10 चाहिए, 12A चाहिए या 3A चाहिए, ठीक है, या क्विट करना है। इसी तरह से ESI के बारे में आ जाएगा कि ESI रिपोर्ट के बारे में अगर जानना है तो देखो वही फॉर्म नंबर जो है यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे फॉर्म नंबर 3 है, ये किसके लिए चाहिए, अब ये चाहिए रिटर्न ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ईच मंथ विद द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय फॉलोइंग इन द प्योर व्यू ऑफ ESI, मतलब ESI की रिपोर्ट के लिए चाहिए अब हमें वो मंथली रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आपको ये सारी चीज़ें याद भी करनी है, लाइक कि PF की फुल फॉर्म क्या है, ESI की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद भी करनी है। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से जो है तो ये प्रोसेस फिर वही आगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। अब ESI पहले हम क्या कर रहे थे, पहले इसमें आ रहा था हमारे पास PF आ रहा था, यहाँ भी PF आया, यहाँ भी PF आया, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास PF आया, यहाँ पे PF, यहाँ पे PF। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ESI की, तो ये ESI में आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ESI, ठीक है। और अब हमारे पास आता है ये कि ई रिटर्न के लिए अगर हमें फ़ाइल करना है तो इसमें मंथली रिटर्न के लिए जो है वो एक्सेल शीट जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, मतलब एक्सेल शीट पे ई रिटर्न जो है वो बनाया जाता है। सेम प्रोसेस, देन वो ई रिटर्न पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही फॉर्म नंबर 5 है। तो फॉर्म नंबर 5 में यही हमारे पास ESI के लिए जो है इज़ ए रिटर्न, ये किसके लिए क्या है, ये है फॉर्म टू बी सबमिटेड हाफ ईयरली विद डिटेल ऑफ एम्प्लॉई, मतलब कि हाफ ईयरली डिटेल जो है वो चाहिए होगी, एम्प्लॉई वाइज चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन मेड ऑन मंथली बेसिस, मतलब मंथली में उसने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट किया है ESI में। तो ये फॉर्म नंबर 5 हो जाएगा। फॉर्म नंबर 6 किसके लिए हो जाएगा, ये है, ये रजिस्टर्ड ऑफ एम्प्लॉय फॉलिंग अंडर द, जो ESI में है डिटेल्ड मंथली इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्किंग डेज, कि कितने डेज उसने काम किया है कंपनी में, कितना उसने वेजेस रिसीव किया है, कितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ESI में। तो ये सारा कहाँ से है कि इसके लिए क्या भरा जाएगा, फॉर्म नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स, देखिए हर एक चीज़ के लिए बता रही हूँ मैं। पहले हमने PF के बारे में देखा, फिर हमने ESI के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं ये जो हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स है इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे, प्रोफेशनल टैक्स है। तो अब प्रोफेशनल टैक्स के लिए क्या होगा, ये होता क्या है प्रोफेशनल टैक्स, मतलब कि जो प्रोफेशनली लोग होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाए। प्रोफेशनल टैक्स रिपोर्ट आर सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स लिस्टेड बिलो, जैसे कंप्यूटेड रिपोर्ट और स्टेटमेंट, दो टाइप से इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे प्रोफेशनल टैक्स इसमें दो टाइप से हैं। अगर हमें प्रोफेशनल टैक्स रिपोर्ट देखनी है तो वही गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टैच्यूटरी, ये भी स्टैच्यूटरी ही है, मतलब जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं सारे स्टैच्यूटरी हैं। अब हमें क्या करना है, अब PF नहीं करना, ESI नहीं करना, अब करना है हमें प्रोफेशनल टैक्स करना है। अगर हम उसमें कंप्यूटेशन रिपोर्ट की बात करते हैं तो कंप्यूटेशन रिपोर्ट क्या है, प्रोफेशनल टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट इज़ मंथली ये प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है हमारे पास ये जो टैक्स है वो अप्लाई होता है, मतलब कि प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, ये हमें कैलकुलेट करना है टू व्यू द प्रोफेशनल टैक्स कंप्यूटेशन, कि कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कंपनी में जिनके ऊपर ये टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। लाइक मैनेजर हो गया, वो प्रोफेशनल है, ठीक है, मतलब बाय प्रोफेशन वो मैनेजर है, तो उसके ऊपर वो टैक्स अप्लाई होगा, क्लियर।
नेक्स्ट इसमें है आगे स्टेटमेंट। जैसे हमने दो पढ़ा ना, इसमें एक तो था क्या कंप्यूटेशन रिपोर्ट और दूसरा था स्टेटमेंट इसका पार्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने क्या व्यू करना है, प्रोफेशनल टैक्स मंथली स्टेटमेंट चेक करनी है। इसमें वो स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ पे पहले हमने क्या किया था, प्रोफेशनल टैक्स का यूज़ किया था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा स्टेटमेंट। अब है हमारे पास ग्रेजुटी रिपोर्ट। ग्रेजुटी अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमारा लास्ट में बेनिफिट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इसमें बोला भी है कि ग्रेजुटी इज़ ए स्टैट्यूटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडर्ड कॉन्टीन्यूस सर्विस एट लीस्ट 5 ईयर्स, की कम से कम 5 साल की सर्विस वो पूरी करें तब मिलेगा उसको ग्रेजुटी का अमाउंट। द ग्रेजुटी बेनिफिट इज़ पेबल ऑन, किस वजह से मिलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है आइदर बाय रेजिग्नेशन, डेथ, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, मतलब किसी भी तरीके से ये हो सकता है। टर्मिनेट कर दिया गया एम्प्लॉय को, लेकिन टर्मिनेट कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको ग्रेजुएट का जो ग्रेजुटी का अमाउंट है वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब जो अमाउंट उसके खाते से कट के एक बार इकट्ठा हुआ है वो मिलेगा ही, चाहे वो किसी भी केसेस में हो, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, टर्मिनेशन के केस में। अब वो कहते हैं कि द लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी इज़ एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी बेस इज़ टेकन एज बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, मतलब उसको कैलकुलेशन जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर किया जाता है। इन इंडिया एज पर जो सिचुएटेड है, मतलब कि द एम्प्लॉय इज़ एलिजिबल फॉर 15 days pay for each complete year of service after the completion of 5 continuous ईयर के बाद जो है उसको क्या है कि वो एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, वो उन 15 दिन के लिए एलिजिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर, जितने ईयर वो कंप्लीट करेगा आफ्टर द जो 5 साल की सर्विस है उसके लिए। इसी तरह से जो है एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसको जो है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लाइक सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन डिटेल हो गया, एनपीएस सर्विस हो गया, उसके बाद पीआरएएन नोट अवेलेबल ये हो गया। इसमें हमारे पास ये देखो 3 चीज़ें आ गई। अब पहले जब हम पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ें तो पेंशन स्कीम के लिए आ जाएगा, उसके बाद जैसे सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन डिटेल के लिए तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब कंट्रीब्यूशन डिटेल लिखेंगे। जब एनपीएस के लिए आएगा तो यहाँ पे हम नेशनल पेंशन स्कीम में यहाँ पे एनपीएस सर्विस का लिखेंगे। जब पीआरएएन का आ गया तो यहाँ पे हम पीआरएएन नोट अवेलेबल इस चीज़ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता क्या है, सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन डिटेल क्या होता है, इसमें कहते हैं कि ये जो सब्सक्राइबर रेफर्स टू एनी पर्सन who is citizen of India and contribute to the national pension scheme, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिटीज़न है इंडिया का और वो कंट्रीब्यूट करता है टू द एनपीएस में वो कंट्रीब्यूशन अपना देता है। ईच जो सब्सक्राइबर इज़ आइडेंटिफाई बाय ए यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसका मतलब क्या है, प्लान का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे उसका पता चलता है कि इस स्कीम के अंदर कौन सा एम्प्लॉई आता है। इस तरह का जो सब्सक्राइबर या एम्प्लॉई होता है मे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स टायर 1 टायर 2 अकाउंट्स ऑफ एनपीएस। अपार्ट फ्रॉम दिस an employer also contribute a certain percentage of salary towards the tier 1 account of NPS, मतलब NPS में वो अपने सैलरी में से एक जो है अमाउंट वो डालता है। ठीक है, इसी तरह से कोई सब्सक्राइबर है कंट्रीब्यूट डिटेल रिपोर्ट ऑफ टैली ERP9 डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट, जो एम्प्लॉय डालेगा वो 1 में और जो एम्प्लॉयर डालेगा वो इसमें जो हमारे पास कंट्रीब्यूट टू NPS टायर 1 अकाउंट, और एम्प्लॉयज़ इसी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट्स में, मतलब दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। एनपीएस समरी क्या है, जो हमने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे अमाउंट, उसकी समरी यहाँ पे लेना, टायर 1 की या टायर 2 की जो भी अकाउंट्स हैं उनकी समरी लेना। और प्लान का भी बताया कि अगर किसी सब्सक्राइबर का या किसी भी एम्प्लॉय का ये नंबर नहीं है, परमानेंट रिटायरमेंट जो आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है अगर वो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर वो कहता है इज़ ए यूनिक नंबर अलॉटेड टू एवरी सब्सक्राइबर,
कंट्रीब्यूटिंग टू एनपीएस, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर जिसको एनपीएस में जिसने अपना पैसा जो है वो डाला है उसको ये नंबर अलॉट किया ही जाता है। अगर ये आता है कि जो है प्लान नोट अवेलेबल रिपोर्ट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फॉर हुम प्लान इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द एम्प्लॉयज़ मास्टर, मतलब जिन्होंने इसको पैसा नहीं डाला है इसमें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम लिखेंगे कि इसके लिए कि नो जो व्यू है वो नहीं हो रहा है, मतलब कि अकाउंट नंबर जो है वो नहीं शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो इनकम टैक्स रिपोर्ट है, इनकम टैक्स रिपोर्ट जैसे कि उसका कंप्यूटेशन करना, मतलब उसकी गणना करना, ठीक है, और इसी तरह से सैलरी प्रोजेक्शन हो गया, चालान रिकन्सिलेशन हो गया, रिटर्न्स हो गया, ई रिटर्न हो गया। ये मैं आपको जो पूरी तरह से कराना है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर इसका वीडियो मुझे बनाना भी होगा तो थोड़ा बहुत ही बनेगा, इसके ज़्यादा नहीं बनेगा, तो आप जो है यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ही रहता है, इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे ये हमारा ये इनकम टैक्स रिपोर्ट्स का जैसे मैंने बताया ना आपको, तो इनकम टैक्स रिपोर्ट में ऐसे पहले उसका कंप्यूटेशन करना, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन आ जाएगा, ठीक है, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके लिए जो है डिटेल के लिए फॉर्म नंबर 16 है, इसमें किसके लिए है, वो है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन डिटेल इन द फॉर्म नंबर 16 में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है सैलरी प्रोजेक्शन के लिए, तो यहाँ पे सैलरी प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है अर्निंग की और डिडक्शन की, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि अर्निंग और डिडक्शन की जो है इसमें हमें डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए इसके बाद चालान रिकन्सिलेशन, तो यहाँ पे चालान रिकन्सिलेशन का आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि जिसमें जितनी भी इनकम है, ऑल इनकम पेमेंट चालान डिटेल, मतलब कि जितनी भी पेमेंट करनी है तो उसकी चालान डिटेल के लिए जो है इसको किया जाता है। आगे रिटर्न्स के लिए है कि रिटर्न जो है इनकम टैक्स में जो भरे जाएंगे, जो फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे फॉर्म नंबर 24 है, ठीक है, एनेक्सर है 1 to 24, एनेक्सर है 2 to 24 क्यू, फॉर्म नंबर 16, 12BA, ITR 1, ठीक है। तो ये ITR मतलब टैक्स रिटर्न जो भरा जाता है वो। इसके बाद जो है जैसे ये अगर हम इनको भर रहे हैं तो रिटर्न को, तो जैसे ये रिटर्न किया, वही गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल, स्टैच्यूरी, देखो हर बार में सेम प्रोसेस है, जब से मैंने शुरू कराया था ना प्रोसेस यही सेम चल रही है, बस इसका देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब जैसे रिटर्न का कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट में ऐसे ही जैसे फ़ोन नंबर 24 क्यू है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 24 क्यू आ जाएगा, यानी कि क्वार्टरली स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर 1 to 24 है, उसके लिए यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास 2 to 24 है, इसके लिए हम इसमें डिडक्शंस हैं, मतलब 80C से लेके 80, ये क्या है, ये सेक्शन है, सेक्शन मतलब कि जो टैक्स के सेक्शन होते हैं ना, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी इन सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे वो भर दिया जाएगा। ऐसे ही फ़ोन नंबर जो 16 है, ये सर्टिफिकेट है एक तरह से जो इशू किया जाता है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर वैलिडिटी के लिए, और जिसमें जो TDS है वो काटा जाता है, मतलब टैक्स जो है वो TDS जो है वो टैक्स जो है वो काटा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्म नंबर 16 किया जाएगा। इसमें एनेक्सर A और एनेक्सर B, मतलब अगर ये हैं ये गवर्नमेंट टाइप के लिए और ये अदर के लिए, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ये अदर के लिए भरा जाएगा इसी तरह इसमें, ठीक है। और लास्ट जैसे इसमें हमारे पास आता है कि ये 12BA है, तो 12BA में क्या किया जाएगा, ये एक स्टेटमेंट है जो डिस्प्ले करती हैं पर्टिकुलर्स, प्रिक्विजिट्स मतलब जो लाभ मिलते हैं, अदर बेनिफिट या जो भी हमारे पास एमिनिटीज़ होती हैं या प्रॉफिट हैं, वो सारे जो है सैलरी के इसमें उसके लिए भरा जाता है ये हमारा। ITR 1 है, ठीक है, ITR 1 वो टैक्स रिटर्न के लिए होता है, और इसमें हैविंग अप टू 50 लाख, अगर 50 लाख से इनकम ऊपर है तो उसके लिए। फिर वही इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, पेंशन, अगर पेंशन लेता है कोई तो उसकी पेंशन से कितनी है इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम HRA जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, उसके लिए कितना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो कितना है। ये सारे हेड हैं, इसको हम अलग अलग जो है जब फाइनल ईयर में हो जाएंगे, जब टैक्स में पढ़ेंगे इनको, हेड को, हाउस प्रॉपर्टी का या अदर सोर्सेज का। इसके लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, इनकम टैक्स और रिटर्न। रिटर्न किसकी, ITR 1 की,
ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओवरऑल ये चैप्टर तो पूरा ही है, बाकी जो क्वेरीज़ हैं या कुछ पूछना है या मुझे लगा कोई अदर वीडियो बना के आपको बताना चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शो यू। तो इसके बाद जो है ये लास्ट था और थैंक यू सो मच। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो कुछ नहीं समझ में आता, आपकी क्वेरीज़ हैं वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।